आज पढ़ेंगे असमानता। असमानता क्या है? तो किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा धन या संसाधन का होना और किसी के पास कम धन और संसाधन का होना असमानता दर्शाता है। असमानता के क्या कारण हैं? तो जनसंख्या अधिक और कम संसाधन का होना असमानता का उत्पन्न कर सकता है। फिर शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था का कम हो या खराब होना असमानता दर्शा सकता है। अनौपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा लोगों का कार्यरत होना भी असमानता दर्शाता है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य का घंटा और आय की सुरक्षा तय नहीं होती है। समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, इससे भी असमानता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जातिगत सर्वोच्चता और नीचता के कारण संसाधन का, शिक्षा रोजगार का समान रूप से वितरण नहीं हो पाता है। और पितृसत्तात्मक समाज का महिलाओं के संसाधन महिलाओं का संपूर्ण सहयोग नहीं मिल पाने के कारण महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता उत्पन्न हो सकती है। पूर्ण सहयोग महिलाओं का नहीं होगा तो। फिर बेरोजगारी भी एक रूप से असमानता उत्पन्न करती है, क्योंकि आर्थिक स्तर पर असमानता बेरोजगारी से ही उत्पन्न होती है मुख्यतः। असमानता का मापन 3 विधियों से किया जाता है। एक कुजनेट वक्र है, जिसमें दर्शाता है कि आय में वृद्धि के साथ साथ या समृद्धि के साथ साथ असमानता में वृद्धि होती है शुरुआती फेज में, और जब एक स्तर तक असमानता और आय में वृद्धि हो जाती है, उसके बाद आय तो बढ़ती है लेकिन असमानता नहीं बढ़ती है, वो घटती जाती है। तो इसको कहते हैं कुजनेट वक्र। फिर एक लॉरेंज वक्र है, जिसमें बताता है कि जनसंख्या और आय में कितना अंतर है, यानी कितनी जनसंख्या कितना आय कमा रही है, या कितनी जनसंख्या के पास कितना आय है, उसको कहते हैं लॉरेंज वक्र से दर्शाते हैं। फिर ऑक्सफैम रिपोर्ट जो है, ये फरवरी 2025 में आया, जिसमें बताया गया कि 164 देश में से 127वां स्थान है भारत का असमानता के स्तर पर, जो कि बहुत ख़राब है। फिर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के स्तर पर देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक होता है, जिसमें जीडीपी, उत्पादन की मात्रा, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय जैसे पहलू शामिल होते हैं, और इन पहलुओं को देखा जाता है। जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक होता है, क्योंकि इसमें जीवन की गुणवत्ता, खुशहाली, मानव विकास आदि को देखा जाता है या शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार आर्थिक समृद्धि जो है, ये इसके लिए विकास ज़रूरी है, लेकिन विकास के लिए समृद्धि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विकास के लिए तो धन ज़रूरी है, लेकिन समृद्धि के लिए यानी विकास ज़रूरी नहीं है। स्तर कैसा भी हो, पैसा होने से स्तर सही नहीं हो सकता है, लेकिन स्तर अगर सही है तो इसका अर्थ है कि पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है। इसी असमानता को दर्शाने के लिए एक चार्ट है, जिसमें बताया गया है कि भारत में 1% जनसंख्या के पास भारत का 40% संपत्ति है। भारत में 50% जनसंख्या के पास भारत का 3% संपत्ति है। और इसी को MPC एक सूचकांक है, जिससे बताया गया है कि 4122 रुपये प्रति माह गाँव में खर्च होता है, और शहरों में 6996 रुपये प्रति माह खर्च होता है। तो ये भी एक गांव और शहर में असमानता का दर्शाता है। अब बेरोजगारी क्या है? तो जब कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार है और उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वह बेरोजगार कहलाएगा, और ये अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी के कितने प्रकार है? तो एक चक्रीय बेरोजगारी होती है, जब अर्थव्यवस्था तेज़ी में हो, यानी अर्थव्यवस्था तेज़ी के स्तर पर हो, यानी वृद्धि कर रहा हो तेज़ी से, तो उसमें रोज़गार मिलता है, लेकिन मंदी की स्थिति में रोज़गार नहीं मिलता है। तो अर्थव्यवस्था की तेज़ी और मंदी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी, क्योंकि अर्थव्यवस्था के साइकिल पर डिपेंड कर रहा है, अर्थव्यवस्था के चक्र पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे। और प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, जब एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरा जॉब के पकड़ने के बीच की जो संक्रमणकालीन अवस्था है, जिसमें बेरोजगार व्यक्ति होता है, तो उसके बीच के अवस्था को कहते हैं प्रतिरोधात्मक अवस्था या फ्रिक्शनल बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। और तीसरा आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी छुपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड। इसमें लोग काम करते हुए दिखते हैं, पर उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ये ज़्यादातर खेती में देखे जाते हैं, जहाँ 3 लोगों की मजदूरी की ज़रूरत है, वहाँ 4 लोग लगे होते हैं, लेकिन उससे उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। इसको हम कहते हैं प्रच्छन्न या छुपी हुई बेरोजगारी। फिर आता है मौसमी बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति एक मौसम में रोजगार होता है
और दूसरे मौसम में बेरोजगार होता है। इस अवस्था को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। जैसे आइसक्रीम वाला ठंडा में तो बेरोजगार रहेगा, लेकिन गर्मी में रोजगार होता है उसके पास। फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प रोजगार क्या होता है? तो जब योग्यता के अनुरूप या योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिले तो उसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या अल्प रोजगार या शैक्षिक बेरोजगारी। इसमें जैसे कि एमटेक किया हुआ व्यक्ति अगर चपरासी का नौकरी कर रहा है तो ये अल्प रोजगार या शैक्षिक बेरोजगारी में आता है। फिर आता है प्रौद्योगिकी मशीनीकरण या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब मनुष्य की जगह मशीन ले ले और इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न हो उसको कहते हैं प्रौद्योगिकीकरण, मशीनीकरण के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें विश्व आर्थिक मंच ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स की रिपोर्ट में दर्शाया है कि 73 मिलियन रोजगार टेक्नोलॉजी के कारण ख़त्म हो जाएंगे और 133 मिलियन रोजगार नए सृजित होंगे। और स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? तो कौशल व बाजार की ज़रूरत के हिसाब से मेल नहीं खाने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी जो बाज़ार की मांग है जिस स्किल की, वो स्किल समाज में नहीं है और उसके कारण जो बेरोजगारी हो रही है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे, क्योंकि ये पुराने संरचना के कारण उत्पन्न बेरोजगारी है। बेरोजगारी मापन की संस्था NSO है, जो MOSPI ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नापी जाती है। ये इसकी रिपोर्ट जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है, PLFS रिपोर्ट या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण इसको कहते हैं, जिसमें 15 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को सर्वेक्षण में शामिल किया जाता है और इसमें कृषि, गैर कृषि, ग्रामीण, शहरी सभी को शामिल करते हुए सर्वेक्षण किया जाता है और सभी श्रमिक लोग जो भी बेरोजगार हैं उसको शामिल किया जाता है। अब आता है रिपोर्ट या मापन सूचकांक कौन कौन से हैं। तो एक आता है बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसमें वैसे लोगों को शामिल किया जाता है जो काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वैसे लोग बट्टा जो काम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं उनका योग गुणे 100, यानी श्रम बल। वैसे श्रम बल को कहते हैं वैसे लोग जो जॉब कर रहे हैं और जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनका योग को कहते हैं श्रम बल, यानी कुल रोजगार ढूंढने वाले लोग बटा कुल श्रम बल इंटू 100, इसको कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और दूसरा आता है जनसंख्या कार्यबल अनुपात, यानी जनसंख्या का वह भाग जो रोजगार में है उसको कहते हैं जनसंख्या कार्यबल अनुपात। कुल जनसंख्या यानी कुल रोजगार में लगे हुए लोग बट्टा कुल जनसंख्या इंटू 100, ये भी 15 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए, तो ये कहलाएगा जनसंख्या कार्यबल अनुपात के अनुसार वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब कितना पॉपुलेशन, जो वर्कर पॉपुलेशन का कितना पॉपुलेशन रोजगार में है इसको देखा जाता है। फिर एक आता है श्रम बल भागीदारी दर, इसमें जनसंख्या का वह भाग जो काम कर रहा है और जो काम ढूंढ रहा है उसके अनुपात को देखा जाता है, यानी कार्य कर रहा व्यक्ति और कार्य ढूंढ रहा व्यक्ति के योग बट्टा जनसंख्या इंटू 100, इसको भी 15 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए, तो इसको कहते हैं जनसंख्या कार्यबल यानी श्रम बल भागीदारी दर। ये फीमेल के लिए होगा तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो या LFPR होगा। इसमें महिलाओं की जनसंख्या के अनुसार देखा जाएगा, महिलाओं का कार्यबल बट्टा जनसंख्या इंटू 100। इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कुल जनसंख्या अगर 220 है और उसमें से 215 वर्ष से कम उम्र के हैं, 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं और 20 व्यक्ति 15 वर्ष से कम उम्र के हैं यानी 5-7 वर्ष के हैं, तो रोजगार करने वाले 150 लोग हैं 200 में से और जो खोज रहे हैं वो 35 लोग हैं। तो श्रम बल क्या हुआ? तो श्रम बल मतलब होता है जो कुल रोजगार कर रहे हैं और जो खोज रहे हैं उनका योग, यानी 150 प्लस 35 यानी 185 लोग श्रम बल में अंतर्गत आएंगे। यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बराबर होता है कुल रोजगार ढूंढने वाले बट्टा कुल श्रम बल। तो रोजगार ढूंढने वाले कितने हैं? तो 35, तो 35 बट्टा 185 होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फिर आता है WPR यानी वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो कितना है? तो कुल रोजगार में लगे हुए लोग बटा कुल जनसंख्या, यानी कुल में रोजगार में लगे हुए लोग 150 हैं और कुल जनसंख्या 200 है, तो 150 बटा 200, इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये 5-7 वर्ष है यानी 15 वर्ष से कम उम्र के हैं, इसलिए 200 ही श्रम बल में लेंगे यानी कुल जनसंख्या में लेंगे।
फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो होता है उसमें क्या होता है, तो कुल कार्य में कर रहे हैं लोग, रोजगार कर रहे हैं लोग बट प्लस जो रोजगार खोज रहे हैं लोग हैं, दोनों का योग बट्टा कुल जनसंख्या, तो इसको कहेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। तो 35 + 150 इसको जोड़ेंगे, फिर कुल जनसंख्या यानी 200, तो 150/200 यही होगा। मापन की विधियाँ क्या हैं, तो करेंट डेली स्टेटस, वर्तमान दैनिक स्थिति में NSO द्वारा ये सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि एक दिन में कोई व्यक्ति 1 घंटा भी कार्य कर रहा है या नहीं। फिर आता है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, जिसमें ये देखा जाता है NSO के द्वारा कि एक सप्ताह में कोई व्यक्ति 1 घंटा कार्य कर रहा है या नहीं। फिर आता है यूजुअल स्टेटस, जो कि सामान्य स्थिति आता है। इसमें NSO ये देखता है कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष में अधिकतम समय क्या कर रहा है, यानी 183 दिन के आसपास क्या करता है, यानी लेबर में है क्या नहीं, मतलब कार्य कर रहा है या नहीं। एक आता है वर्कर्स के टाइप्स NSO द्वारा कैसे मापे जाते हैं। एक होता है स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें वैसे व्यक्ति आते हैं जो स्वयं के लिए कार्य कर रहे हों, यानी वे अपने प्राप्त आय ही उनका पारिश्रमिक है, यानी इसमें ये अपना श्रम किसी को नहीं बेचते हैं, ये स्वयं के लिए कार्य कर रहे हैं, वो स्वरोजगार कहलाएंगे। वेतनभोगी वे कहलाएंगे जो अपना श्रम बेच रहे हैं, अर्थात वो किसी के लिए नौकरी कर रहे हैं नियमित रूप से, तो ये परमानेंट स्टाफ होते हैं, वेतनभोगी कहलाते हैं या वेतनभोग कहलाएंगे। और कैजुअल वर्कर या अनियमित कर्मचारी वैसे कर्मचारी आएंगे जो कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से श्रम बेच रहे हैं, वे अस्थायी रूप से श्रमिक है, तो उनको कहेंगे कैजुअल वर्कर, ये टेम्प्रोरी स्टाफ होते हैं। फिर वर्कर्स बाई सेंसस द्वारा वर्कर को 2 भागों में बांटा गया है। एक मुख्य श्रमिक, वैसे वर्कर या श्रमिक जो 183 दिन से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं तो मुख्य श्रमिक के अंतर्गत आएंगे, और वैसे श्रमिक जो 183 दिन से कम कार्य कर रहे हैं वो सीमांत श्रमिक या मार्जिनल वर्कर के अंतर्गत आते हैं। फिर श्रमिक के 2 प्रकार हैं अन्य प्रकारों में, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्षेत्र के प्रकार। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वैसे व्यक्ति या व्यवसाय जो कानूनी पंजीकृत हैं वो ऑर्गेनाइज्ड कहलाएंगे, और जो कानूनी पंजीकृत नहीं है वो अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित कहलाएंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड में सरकारी गैर सरकारी दोनों आते हैं जो कि पंजीकृत हैं, और असंगठित में सिर्फ गैर सरकारी आते हैं जो कि पंजीकृत नहीं है। फॉर्मल और इनफॉर्मल एक आता है, जैसे फॉर्मल में वैसे लोग आएंगे जो श्रमिक के पास दस्तावेज हैं, यानी जो जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ की दस्तावेज हैं उनके पास, तो वो फॉर्मल होंगे, उन्हें अपॉइंट किया गया है। लेकिन इनफॉर्मल वैसे आते हैं जो कुछ समय के लिए हैं या उनके पास दस्तावेज नहीं है, उन्हें टेम्प्रोरी रूप से अपॉइंट किया गया है, वे कहलाएंगे जो कंपनी द्वारा पंजीकृत नहीं है, वो इनफॉर्मल सेक्टर कहलाएंगे, अनौपचारिक क्षेत्र कहलाएंगे। यानी कंपनी द्वारा जिसे औपचारिक रूप से श्रम बल दिया जा रहा है उन्हें फॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल व्यक्ति कहेंगे या श्रमिक कहेंगे, और इनफॉर्मल जो औपचारिक रूप से नहीं है, अनौपचारिक रूप से हैं, उनको इनफॉर्मल कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने असमानता देखा, असमानता के कारण देखें, उसके बाद असमानता मापन के कुछ मापन विधियाँ देखी, और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है वो देखा। फिर बेरोजगारी देखें, बेरोजगारी के प्रकार देखें, बेरोजगारी के प्रकार के बाद बेरोजगारी की संस्था कौन सी नापती है इसको या मापन करती है उसको देखें। फिर इसके सूचकांक देखें, बेरोजगारी मापन के क्या सूचकांक हैं। फिर बेरोजगारी मापन की विधियाँ देखी हम लोगों ने। फिर श्रमिकों के प्रकार देखे जो NSO के द्वारा बनाए गए हैं। फिर श्रमिकों के प्रकार जो सेंसस द्वारा बनाए गए हैं, और श्रमिकों के प्रकार जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर द्वारा बांटे गए हैं। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के लोग या श्रमिक क्या कहलाते हैं या कैसे होते हैं उनके बारे में। ये रहा असमानता और बेरोजगारी। असमानता और बेरोजगारी की ये चैप्टर समाप्त हुई।